की एरिया या आपके मकान की एरिया या दुकान की एरिया वो कैलकुलेट करेंगे जो उनके पास रेडी रेकनर रेट रहेगा उस टाइम का जाते ही कहीं भी किसी बॉन्ड राइटर के पास में, तो हमसे कितना पैसा लेगा वो, तो क्या कहेंगे इस पर? सर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर मैं जैकी जी को दे रहा हूँ। इसमें ऑल जो है कॉलम्स आपको फीड करने हैं। पड़ी है वो खाली पड़ी है, जो टूटी हुई वो टूटी पड़ी है, वो जो जिनके फ्लैट्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उन लोग को ये स्कीम का लाभ मिलेगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. लेते हैं एक मुलाकात अजीत गांधी जी के साथ। कहते हैं पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बॉन्ड राइटर हैं और काफ़ी नाम है इनका। तो अभी जो सरकार ने जो स्कीम निकाली है, स्टैम्प ड्यूटी की जो स्कीम आई है, उसके बारे में तीसरा टप्पा, एक थर्ड स्टेप जिसको बोला जाए, कि वो भी जानकारी आई है। हमने पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप हमने एडवोकेट प्रकाश कुकरेया जी से हमने लिया। सेकेंड स्टेप पर हमने राजेश वद्रिया जी, अजीत माखीजानी जी से लिया। अभी जो थर्ड स्टेप जो आया है, तो हमने सोचा हम अजीत जी को पूछें, क्योंकि नंबर 1 बॉन्ड राइटर है शहर के अंदर। तो अजीत जी, अभी ये जो स्टैम्प ड्यूटी के विषय में ये थर्ड जो एक आया है, और ये इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहोगे शहरवासियों को? पहले तो सभी शहरवासियों को मेरा जय झूलेलाल। जकी भाई, आपका धन्यवाद कि आज स्टैम्प ड्यूटी के विषय में आप एक और नया इंटरव्यू जो है ले रहे हैं, जिससे हमारे शहर में एक जागरूकता आएगी। देखिए, ऐसा है, अभी हमारी जो महाराष्ट्र सरकार है, जो अभी उन्होंने अभय योजना रखी है, ये हमारे उल्लासनगर के शहर के लिए बहुत ही हितकारी योजना है। इसमें पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर करेंगे कि ये जो योजना है, इसमें 2 फेजेस सरकार ने रखे हैं अप्लाई करने के लिए। यानी आप फर्स्ट 2 मंथ्स, दैट इज 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 के बीच अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फेज़ जो उन्होंने एप्लीकेशन का रखा है, जिसमें आप अपनी एग्रीमेंट अप्लाई करेंगे, वो सेकंड फेज़ जो है वो है आपका 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024। बराबर। ये है कि हमें एप्लीकेशन कब करनी है, क्या उसकी समय लिमिट इसमें दी गई है। अच्छा, ये जो अभय योजना महाराष्ट्र सरकार ने दी है, इसमें उन्होंने 40 साल के जो समय दर है रखा है। यानी जो एग्रीमेंट्स 1/1/1980 से 31/12/2020 के बीच में एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन किसी कारणवश पब्लिक ने उनके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है या कम स्टैम्प ड्यूटी भरी है, तो सरकार ने हमें ये माफ़ी योजना, ये अभय योजना दी है। उस अभय योजना में इस 40 साल के समय दर को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है 1/1/1980 से लेके 31/12/2000 का पहला भाग है। फर्स्ट 20 ईयर्स का टर्म हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा भाग जो है, जो सेकंड टर्म, यानी वो है 1/1/2001 से लेके 31/12/2020 तक। इन 40 साल के बीच में अगर किसी की भी एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी हुई है, तो आप इस योजना कम भरी हुई है, या कम भरी हुई है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी हम आते हैं विषय पे कि इसमें हमें स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरनी है और क्या भरनी है। सर, ऐसे है कि फर्स्ट 20 ईयर्स के अगर आप दायरे में आते हो, जिसको उन्होंने नाम दिया शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 की एग्रीमेंट्स जो है वो पहले 20 साल में कवर होगी।
1/1/1980 से लेके 31/12/2000 के बीच में जो एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट की गई हैं उनको नाम दिया गया है शेड्यूल 1। ओके। और फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप वो एग्रीमेंट्स का स्टैम्प ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज़ 1 दिसंबर 23 से लेके 31 जनवरी 24 के बीच में अगर आप शेड्यूल 1 की एग्रीमेंट्स अप्लाई करते हैं, 1 लाख तक अप टू 1 लाख आपको 0 स्टैम्प ड्यूटी है, 100% वेवर है। ये 1 लाख पकड़ती कैसे, मतलब काउंटिंग के हिसाब से? हाँ जी, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास 1/1/1980 से टिल टुडे दैट इज 2023 31/12/2023 की सब रेडी रेकनर्स दिए गए हैं। वो कैसे आप जो एग्रीमेंट वहाँ पे सबमिट करेंगे उसमें वो आपका फ्लैट की एरिया या आपके मकान की एरिया या दुकान की एरिया वो कैलकुलेट करेंगे जो उनके पास रेडी रेकनर रेट रहेगा उस टाइम का। उस टाइम का। सपोज देखिए जी, आपने कोई फ्लैट लिया है 1981 में, जिसकी जो एरिया है वो है 500 स्क्वायर फीट। आपने वो फ्लैट लिखवाया है 50,000 रुपीज़ में। यस। लेकिन गवर्नमेंट के रेडी रेकनर के मुताबिक उसका जो रेडी रेकनर रेट है अबव 50,000 है, डेट इज सपोज 60,000 है। तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो कैलकुलेट होगी सर वो होगी 60,000 रेडी रेगुलर के रेट के आरआर के थ्रू हमारी आरआर के थ्रू होगी, ना कि एग्रीमेंट में जो हमारी की हुई एग्रीमेंट है उसके थ्रू नहीं होगी, उसके ऊपर नहीं की। वाइजा वर्सा सर, अगर आरआर वैल्यू आपके एग्रीमेंट वैल्यू से कम है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा कोई फिक्स आरआर नहीं था, तो अजम्पशंस पे भी हम लोग एग्रीमेंट बनाते थे जो हमारे एंसेस्टर से या जो हमारे दूसरे बड़े जो बॉन्ड राइटर जो हैं ओल्ड। तो अगर आरआर वैल्यू आपका 45,000 आ रहा है लेकिन आपकी एग्रीमेंट में 50,000 लिखा हुआ है, तो स्टैम्प ड्यूटी आपको 50,000 के ऊपर देनी पड़ेगी। यानी उसने फिर एग्रीमेंट पकड़ेंगे। हाँ, विच एवर इज द हायर साइड, विच एवर द हायर साइड। अभी कैसे है, अगर आप 1 लाख की जो गणित निकालेंगे 50,000 के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी आ रही है, एक सपोज 30,000, तो इट इज 0 बिकॉज वो 1 लाख के दायरे में आ रही है। 1 लाख से बिलो आ रही है सर, 1 लाख तक आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है, कोई पेनल्टी नहीं देनी है। ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर हमारी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से ऊपर जाती है, हमारे रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से या हमारी एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से अगर स्टैम्प ड्यूटी जो कैलकुलेट होती है सर, सपोज 1,10,000 होती है, तो पहले चरण में अगर आपका अप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट फेज में आपने अपनी एप्लीकेशन मूव की हुई है, तो उसमें आपको 50% डायरेक्ट डिस्काउंट है, यानी आपका 1,10,000 जो स्टैम्प ड्यूटी है वो हो जाएगा 55,000 रुपीज़। और पेनल्टी विल बी 0 और दंड 0 दंड और पेनल्टी वो 0 पर स्टैम्प ड्यूटी सर आपको 50% भरनी पड़ेगी जो कैलकुलेट होती है। समझो हम 1 लाख के रेशो के नीचे आते हैं। जी हाँ। तो उस टाइम पे समझो एक 500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जी, तो उसको खर्चा कितना आएगा पेपर वर्किंग करने में और ये सब करने में, उसमें कितना खर्चा होगा? क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि तो आप स्टैम्प ड्यूटी माफ़ कर रहे हो, सरकार ने किया, दंड माफ़ किया, ये किया, लेकिन अगर हम पेपर लेकर हम जाते हैं कहीं भी किसी बॉन्ड राइटर के पास में, तो हमसे कितना पैसा लेगा वो, तो क्या कहेंगे इस पर? सर बहुत अच्छा विषय है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। पहले मैं आपको खाली जो स्कीम आई है उसकी एक थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ। अभी हमने फर्स्ट 20 साल की जो है, जो मैंने आपको बताया कि 40 साल की स्कीम है, 2 भागों में है। पहला भाग उनका चालू होता है 1/1/1980 से लेके 31/12/2000 तक। उसमें अगर आप फर्स्ट टर्म में अप्लाई करते हो, दैट इज़ 1 दिसंबर 23 से लेके 31 जनवरी 24 के बीच में आप अप्लाई करते हो, 1 लाख रुपए तक 1 लाख रुपीज़ के स्टैम्प ड्यूटी, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी है, 0 है, पेनल्टी भी 0 है। बट अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से ज़्यादा है तो 50% आपको सर स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, पेनल्टी 0 है, यानी उसमें डिस्काउंट है 0। वाह। अभी इसी का सेकंड फेज भी हम बात करते हैं, यानी जो पहले 20 साल की जो एग्रीमेंट्स है, डेट इज़ कॉल्ड शेड्यूल 1 एग्रीमेंट्स। अगर कोई बंदा छूट गया पहले 2 महीने में, वो अप्लाई नहीं कर पाता है सर, तो जो सेकंड फेज का एप्लीकेशन है जो स्टार्ट होगा 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 24 तक, अगर आप शेड्यूल 1 की एग्रीमेंट उसमें अप्लाई करते हैं सेकंड में, तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ 20% ही आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, 80% माफ़ है। पेनल्टी भी सिर्फ 20% ही भरनी है, 80% माफ है अगर आप 1 लाख के दायरे में आते हो तो। पर आपकी स्टैम्प ड्यूटी अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसमें सर आपको 60% स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, 40% वेवर है, पेनल्टी 30% भरनी है, 70% वेवर है।
ये हमने स्कीम का पहला चरण आपको समझाया, जिसमें शेड्यूल 1 प्रॉपर्टीज आएगी 1/1/1980 से लेके 31/12/2000 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण पे आते हैं, जो शेड्यूल 2 की प्रॉपर्टीज है, जो शेड्यूल 2 की एग्रीमेंट्स है, जो आपकी स्टार्ट होती है 1/1/2001 से लेके 31/12/2020। अच्छा, ये 20 साल की जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर इसमें आपने फर्स्ट फेज में एप्लीकेशन मूव किया अभी 1 दिसंबर 23 से लेके 31 जनवरी 24 के बीच में, अगर आपने आपका एप्लीकेशन मूव किया, तो जो भी आपका रेकनर रेट रहेगा या एग्रीमेंट का कंसिडरेशन रेट रहेगा, 75% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, 25% आपको स्टैम्प ड्यूटी में वेवर है। ओके, सपोज आपको 2 लाख रुपीज स्टैम्प ड्यूटी सर आती है, हाँ, तो आपको 1,50,000 भरनी पड़ेगी, 50,000 वेवर है, पेनल्टी सिर्फ 10% भरनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप 2001 से अभी तक कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 400% पेनल्टी भरनी पड़ती है, यानी 2 लाख के ऊपर आपको जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी 8 लाख भरनी पड़ेगी। पर स्कीम में आपको सिर्फ वो 10% भरनी है, दैट इज ओनली 10%, 19% वेवर, यानी 8 लाख का 10% करोगे तो 80 है। यानी जो आरआर है ये अलग अलग एरिया का अलग अलग आरआर रहेगा। जी हाँ, हमारा जो उल्लासनगर है 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, A B C D E F G H। अच्छा, आई मिस्टेक इन 7 कैटेगरीज में। Okay. मैक्सिमम कवरेज जो है हमारे उल्लासनगर 1 और 2 की प्रॉपर्टीज की, वो E डिवीजन में आती है। Okay. अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा सर, कि आप जो भी एप्लीकेशन मूव करोगे, अगर आप उसमें अपना सिटी सर्वे नंबर दे पाते हो, क्योंकि सिटी सर्वे नंबर निकलता है प्रॉपर्टी कार्ड डिपार्टमेंट 5 नंबर सिटी सर्वे ऑफिस से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सिटी सर्वे नंबर जो है दिया गया है, लेकिन आम पब्लिक को उसकी इतला नहीं है। अगर आप सिटी सर्वे नंबर आपके एप्लीकेशन में डालते हो और उसका ऑथेंटिकेट प्रूफ देते हो कि नहीं भाई हमारा ये फ्लैट यही कैटेगरी में आता है, तो आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन वो डिवीज़न के हिसाब से होगा। इन अदर केस हमारा जो उल्लासनगर है उसमें जो ई डिवीज़न आता है उसका सबसे हाईएस्ट रेट है। तो अगर आपने सिटी सर्वे नंबर उसका वो हाँ, उसमें से सर अगर आप फ्लैट के लिए जाते हैं तो 55,400 रुपया मीटर है, शॉप के लिए जाते हैं तो 90,800 रुपया मीटर है, ठीक है, और अगर आप बैरक के लिए सर जाते हो तो 44,950 पर स्क्वायर मीटर। ये रेट्स हैं, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज के कैटेगरीज के अलग अलग उनके रेट्स हैं। हाँ, ये मैंने जो आपको रेट्स अभी नरेट किए जैकी जी, ये आज के रेट्स हैं। अकॉर्डिंगली हर ईयर का रेडी रेकनर कलेक्टर ऑफिस में है। अगर आप किसी कारणवश सिटी सर्वे नंबर नहीं दे पाते हो, कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसमें नुकसान ये है कि वो आपका हायर कैटेगरी में लेंगे, दैट इज ऑल जो स्टैम्प ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ई डिवीजन। यानी सिटी सर्वे नंबर लेके जाना, मतलब लेके जाएंगे तो फायदा है। हाँ, मैंडेटरी नहीं, आप डालोगे तो कैसे सर, अगर आपकी प्रॉपर्टी डी कैटेगरी में फॉल होती है, आपने सिटी सर्वे नंबर नहीं डाला, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको नहीं मालूम है आपकी प्रॉपर्टी, वो हायर वाला लगा, वो हायर वाला लगा, तो वहां पर जो मतलब 2-5 हजार का जो रेडी मेकर का जो रेट में मिस्टेक होगी, वो फालतू में उनको बेयर करना पड़ेगा। बेयर डबल नुकसान है सर। एक तो स्टैम्प ड्यूटी भी जाएगी, उसके आधार पे पेनल्टी भी वैसी जाएगी। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा विषय से भटक गया। नहीं, आप विषय पे ही हो एकदम, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अभी हम आते हैं, आपने फर्स्ट क्लियर किया बात, अभी सेकंड फेज पे आते हैं सर। सेकंड शेड्यूल 2 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आती है 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020। आज भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 रुपये से लेके 25 करोड़ तक कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट होती है तो आपको 75% स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, पेनल्टी सिर्फ 10% भरनी है, ओनली 10% ऑफ द पेनल्टी। बहुत बड़ा बेनिफिट। वाइजा वर्सा हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी हमारी एग्रीमेंट शेड्यूल 2 में आती है। हमने ये 2 महीने का मौका खो दिया, हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो 1 फरवरी से लेके 31/3/24 के बीच में अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो हमें स्टैम्प ड्यूटी 75% भरनी थी, 25% वेवर था, वो हो जाएगी 80%, वेवर हो जाएगा 20%। अभी ये सिस्टम चालू हुआ है? हाँ, इसमें ऐसे सर अभी ये सिस्टम 4 दिन से चालू है, डेट इज 11 दिसंबर को उनका GR आया था। हम लोग ने वेबसाइट पे 4-5 हमारे खुद के जो करीबी हैं उनके एग्रीमेंट्स का हमने वहाँ पे अपलोड भी किया है। पर आपको ये जो आप एग्रीमेंट अप्लाई करेंगे फॉर पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी, उसमें आपको फिजिकल देना है। इसमें शहरवासियों के लिए मैंने एक ये फोल्डर बनाया जो मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज। इसमें क्या है सर, ये देखिए, ये हमने पूरा चार्ट बनाया है, ये आगे पीछे सेम चार्ट है।
ये हमने बनाया है कि आपको जैसे अगर आप खुद एजुकेटेड हैं या आपको किसी बॉन्ड राइटर की मदद नहीं लेनी है या आपको कोई चीज़ समझनी है, तो जो चीज़ मैंने आपको कैमरा पे बताई वो सब यहाँ पे विस्तार पूर्वक हमने लिखी हुई है कि आपका शेड्यूल 1 की प्रॉपर्टी क्या है, शेड्यूल 2 की प्रॉपर्टी क्या है। बढ़िया, ये मैं आपके पास पेपर, हाँ, ये मैं पूरा फोल्डर आपके लिए बनाया सर। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बनाया है एनेक्चर्स कि आप जो अपनी एग्रीमेंट वहाँ पे दोगे, जो आप अप्लाई करोगे, तो आपको कौन से कंसर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ सर, ये वो लिस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद सर ये फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर मैं जैकी जी को दे रहा हूँ। इसमें ऑल जो है कॉलम्स आपको फीड करने हैं। सिटी सर्वे नंबर फीड करोगे तो आपके लिए ही वो अच्छा रहेगा। आपकी प्रॉपर्टी जो कैटेगरी में फॉल होती है अकॉर्डिंगली स्टैम्प ड्यूटी इस पे लगेगी। ये फॉर्म राजेश वद्रा जी ने भी जैकी सर के इंटरव्यू में इसका डिटेल्स दिया था, फिर भी मैं सर को इसकी भी एक कॉपी दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अभी ये एक सर्टिफिकेट है। देखिए क्या है जैकी जी, हमारे सामने कुछ मुद्दे आए हैं कि स्टैम्प पेपर जिस पे आपने अपनी एग्रीमेंट बनवाई है वो स्टैम्प पेपर का इन्होंने बिल मैंडेटरी किया है। बिल का मतलब क्या है, जैकी परवानी ने आज हमारे अजीत गांधी फॉर्म से कोई एग्रीमेंट बनवाई तो कानूनन हमें आपको उसका बिल देना है, स्टैम्प पेपर का। लेकिन वो बिल की प्रतिक्रिया अभी चालू हुई है, 4, 5, 8 साल से पहले नहीं थी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 40 साल की एग्रीमेंट्स इसमें कवर हो रही हैं। हो सकता है बहुत सारे बॉन्ड राइटर गुजर गए हों, हो सकता है उन्होंने बिल बुक नहीं बनवाया हो, तो ये हमने एक ओपन सर्टिफिकेट ऑफ सेल बनाया है। सपोज जैकी जी ने हमसे काम नहीं करवाया है, किसी और बॉन्ड राइटर से करवाया, वो बंदा इनको बोलता है हम आपको बिल नहीं दे सकते, हमको बिल बुक नहीं है, तो ये एक रेडीमेड फॉर्मेट है। यहाँ पे वो बंदा अपना साइन करेगा, ठप्पा मारेगा, जैकी परवानी नाम लिखेगा, उसका स्टैम्प पेपर का नंबर और तारीख लिखेगा, तो ये दिस इज़ द सर्टिफिकेट जो हमें आपको स्कीम में जो हम अप्लाई करेंगे सर, उसके साथ हमें ये देना है। ये 4 चीज़ें मैंडेटरी हैं सर। इसके अलावा एक चीज़ और उन्होंने मैंडेटरी रखी है, जिसमें भी कैश पेमेंट है तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हमने कैश कैसे दिया, लेकिन वो चीज़ आपकी ITR में दिखनी चाहिए। कैश का कैसा था सर, देखिए आप कोई भी प्रॉपर्टी कैश में ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं था आपको चेक देना है, बट द रूल हैज़ बीन चेंज। 1 जून 2015 के बाद आपको चेक में ही पेमेंट देना है, NEFT देनी है या RTGS करना है। ओके, तो 1 जून 2015 से पहले आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, अगर वो कैश में हैं तो आपको ITR देना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ हमने ITR में भी शो की हुई है। अगर आपने कुछ पार्ट पेमेंट कैश में की है, कुछ पार्ट पेमेंट आपने सर चेक में की है, तो जो बैंक का आपने चेक दिया है उसका आइदर बैंक स्टेटमेंट, मैंने इसमें रिक्वायरमेंट में लिखा है, और पासबुक अटेस्टेड देंगे, वो लगेगा। अच्छा, जैसे कि आज ये समस्या हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि डीमर्जर हुई है बहुत सारी बैंक्स की, और कैसा है आज जो 40 साल का एक लंबा पीरियड है, हो सकता है मेरे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी ली हो, उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया का कोई चेक दिया हो, आज मुझे जानकारी नहीं, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है तो मुझे जानकारी नहीं उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया का उनका अकाउंट कौन सा था या क्या था। तो हमने हर अथॉरिटीज़ को एक रिक्वेस्ट की है कि सर हो सके तो इसका आप हमें कोई ऑल्टरनेट बताइए। 2 रिक्वेस्ट हमने हर अथॉरिटीज़ को की है। एक तो जो हमने बिल की मांग है, अभी 86 में हमने कोई प्रॉपर्टी ली, आज स्टैम्प वेंडर अवेलेबल नहीं है, या वो बंदा गुजर गया है, या उसने धंधा बंद कर दिया है, हम कहाँ जाएंगे उनको ढूंढने। तो हमने हायर अथॉरिटीज़ को एक रिक्वेस्ट दी है कि हमें उससे निजात दिलवाइए, हमसे कोई आप सत्य प्रतिज्ञा यानी कोई एफिडेविट लीजिए, या कि उसका कोई हमें ऑल्टरनेट दीजिए। सिमिलरली चेक पेमेंट्स के लिए भी हमने उनको वही रिक्वेस्ट किया है कि देखिए हमने चेक पेमेंट की है, अभी हमारे पिताजी ITR भरते थे नहीं भरते थे, वी डोंट। आज आप अगर हमें स्कीम दे रहे हो तो ये हर तरह से बेनिफिटेड होनी चाहिए, खाली एक स्पेशल फॉर्म में बेनिफिटेड नहीं होनी चाहिए। तो हमने उनको आगे रिक्वेस्ट रखी है, देखें 2, 4, 5 दिन में अगर कोई हमारी कार्यवाही उनके साथ आगे बढ़ती है तो मैं आपको बुला के उनकी भी वो चीज़ की भी आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। गांधी जी मुझे इतना बताइए कि एक 500 स्क्वायर फीट की जगह, हाँ जी, 1980-90 के दरमियान अगर वो बिल्डिंग में फ्लैट है उसका, जी सर, किसी का भी मतलब एक उदाहरण के तौर पे, जी सर, उसको तो लाख के नीचे ड्यूटी भरनी है, ज़ीरो हो गया, उसको खर्चा कितना आएगा? हाँ, क्योंकि सर अभी ऐसे है, देखिए कैसे है, मेक इट वेरी क्लियर टू यू। देखिए ये कैसे है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। अभी रही बात जो खर्चे की, जो आप पूछ रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में, देखिए आप ये जो चीज पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में कि देखो स्टैम्प ड्यूटी तो 0 हो गई, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी 0 हो गई, फ्रंकिंग चार्जेस भरना पड़ेगा,
कुछ भी नहीं, Franking का nothing, charges भी नहीं जीरो भरना। जीरो। Franking नहीं अगर 1 भरना। लाख के अंदर है तो जीरो, तो फ्रैंकिंग नहीं भरना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो सर हमारी फर्म ने एक 5000 रुपीज उसमें हमने अपनी सर्विस चार्ज आप बोल सकते हो रखी है, जिसमें हमारी ड्यूटी रहेगी, आप जो हमको फाइल दे रहे हो बना के, हम वहाँ पे सबमिट करके आपको आपका टोकन नंबर दे देंगे। अच्छा, हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जो भी पब्लिक हमारे थ्रू अगर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी का काम करवाती है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम खर्चे में आए। अदरवाइज हम ₹5000 लेके आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करके आपको टोकन नंबर दे देंगे। आपका उसमें मेल आईडी रहेगा, आपका फ़ोन नंबर रहेगा, डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस से आपको मेल आ जाएगी, आपको डिमांड नोट आ जाएगा, समझा। आप जाके भर के अपना डॉक्यूमेंट जाके वहाँ से खुद कलेक्ट कर सकते हो, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। अभी एक प्रॉपर्टी को समझो 3 बार ट्रांजैक्शन हुआ जी। 1980 में समझो मैंने खरीदा, 90 में किसी और ने खरीदा, 2000 में किसी और ने खरीदा, तो 2 से 3 ट्रांजैक्शन हुआ सेल परचेज का। तो उनको ये जो स्टैम्प ड्यूटी बनी वो सभी ट्रांजैक्शन में बनी पड़ेगी, या जो फाइनल ट्रांजैक्शन होगी उस पर, या फर्स्ट पे? जैकी जी देखिए कैसे है, स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिट कैसे है कि जो लास्ट परचेजर है, यानी जो लास्ट इसमें बेनिफिटेड पर्सन है, सपोज जैकी जी ने प्रॉपर्टी ली थी कुणाल जी से, कुणाल ने ली थी अजीत से, अजीत ने ली थी यश से, अब लास्ट में प्रॉपर्टी किसके पास है? जैकी जी के पास है। तो उनका एग्रीमेंट जो है वो उसमें स्टैम्प ड्यूटी भर देंगे। अगर जैसे कि गवर्नमेंट ने माफ़ी योजना दी है, आपको 1 लाख तक कुछ नहीं भरना है, फर्स्ट टाइम हुआ है। वैसे क्या रहता था, मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, पेनल्टी माफ होती थी, स्टैम्प ड्यूटी माफ नहीं होती थी। ये टाइम स्टैम्प ड्यूटी भी माफ है। स्टैम्प ड्यूटी माफ है। तो जेके जी अगर आपके 3 लिंक्स हैं और आपका फर्स्ट कैटेगरी में आता है तो आपको तो उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं है, ये ना सिर्फ मेरे को ही भरनी है, इसके मेरे जो मेरे से जो अच्छा हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट को भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं आए। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर करता हूं, अभी स्टैम्प हाउ मच परसेंटेज, हाँ परसेंटेज कितना, अभी जेके भाई का डॉक्यूमेंट 10 लाख रुपए में हुआ है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी क्या आनी चाहिए? भले वेवर है, सी वेवर इज डिफरेंट थिंग। ऐसा है, जब तक हमारा उल्लासनगर काउंसिल था, अगर आपका डॉक्यूमेंट उसमें आता है तो 5% स्टैम्प ड्यूटी है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं थोड़ा सा इसमें श्योर नहीं हूँ, हमारे उल्लासनगर में कॉरपोरेशन आई है 20 अक्टूबर 1996 या उसके आसपास ही आई है। तो जब हमारा उल्लासनगर काउंसिल में था और आपका डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे दिया, उल्लासनगर काउंसिल के उसमें मेंशन है, यानी 96 के पहले का से डॉक्यूमेंट है तो आपको 5% स्टैम्प ड्यूटी है। 96 के बाद का है कॉर्पोरेशन आने के बाद 6% है, 1% बढ़ जाएगा, 1% बढ़ गया, जो शायद उन्होंने कोई लोकल बॉडी टैक्स उसमें इंक्लूड की थी। तो उसमें भी कैसा रहता है, अगर आप देखिए, अगर आप 5% में हो तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट का रेकनर रेट या आपका एग्रीमेंट का रेट 20 लाख रुपए तक है तो आपको तो जीरो स्टैम्प ड्यूटी है, जीरो है, क्योंकि 20 लाख के ऊपर 5% आप करोगे तो वो जीरो हो गया, 1 लाख हो गया तो जीरो है। तो ये चीज़ों का भी हमने माइन्यूटली थोड़ा अध्ययन किया है, जैसे पब्लिक जो है इसका एक अच्छी तरह से फ़ायदा उठाए। इसमें एक और चीज़ है सर कि बहुत सारी पब्लिक पूछे यार हम स्टैम्प ड्यूटी भरें, उसका फ़ायदा क्या? देखिए, ये स्टैम्प ड्यूटी जो आज हम नहीं भरते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट का एक ड्यूज़ है जो आज या कल हमें क्लियर करना ही है। हो सकता है मैं नहीं क्लियर करूं, मेरा बेटा आगे क्लियर करे, बट बेटर वे है कि हमें आज योजना का भरपूर लाभ उठाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस योजना में सबसे लाभदायक कौन सी श्रेणी के लोग आएंगे? जिनकी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी, क्योंकि जब आप अपनी बिल्डिंग किसी भी बिल्डर के माध्यम से रीडेवलपमेंट के लिए दोगे तो उस बिल्डर को डॉक्यूमेंटेशन में आप 20 फ्लैट हो, 20 के ही स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। लास्ट वाला लिंक डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी, नहीं, लास्ट वाला फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी उसको पेड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। तो ये चीज़ जो भी बिल्डिंग्स हमारे शहर में रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी उनको कंपलसरी करना है। सोसाइटी होना जरूरी नहीं है, सोसाइटी होना जरूरी नहीं है इसमें। आपका वेरी फ्रैंकली ऐसे है कि अगर सोसाइटी है समझो तो वो एक कैसे सोने पे सुहागा है। नहीं तो आज आपके अपार्टमेंट में 20 फ्लैट है, आपने रजिस्टर करवाया यानी स्टैम्प ड्यूटी का लाभ लिया, फिर आप सोसाइटी फॉर्म करोगे। ऐसे तो क्या ऑलरेडी सोसाइटी है, खाली आपको ट्रांजैक्शन करना है। यानी सोसाइटी अगर जो अपार्टमेंट्स है सबके अगर लिए अपार्टमेंट अगर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो उसको वो अपार्टमेंट को जाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी के लिए। नहीं, उनको मालिकाना मिल जाएगा। नहीं, कैसे सर? अपार्टमेंट में आज देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका समझो शिव शक्ति अपार्टमेंट है, आपके 16 फ्लैट हैं, आपने 16 के 16 स्कीम में डाल दिए, बराबर, और स्टैम्प ड्यूटी भर दी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप
अगर आप रीडेवलपमेंट के लिए जाना चाहेंगे तो पहले आपको ये अपनी सोसाइटी करनी पड़ेगी, अपार्टमेंट से आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी वाइजा वर्षा आते हैं, आपकी शिव शक्ति ऑलरेडी कोऑपरेटिव है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है, आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दिया तो नेक्स्ट आपको क्या आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट किसी बिल्डर को उसका डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको खुद को डेवलप, आपको डीम्ड कन्वेंस में जाने में सहायता मिलेगी। अपार्टमेंट है तो आपको पहले कोऑपरेटिव करना है, फिर डीम्ड कन्वेंस। अपार्टमेंट नहीं है, कोऑपरेटिव है, तो डायरेक्ट आप डीम्ड कन्वेंस के लिए जा सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे काफ़ी शहरवासियों के फ़ोन्स थे, मुझे मैसेजेस थे, कॉल्स थे, उनका ऐसा कहना था कि जो बिल्डिंगें धोखादायक में है, जो ऑलरेडी यानी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई है, जिसका कोई अब आज के तरह के माँ बाप ही नहीं है, लावारिश के जैसा जो बिल्डिंग जो खाली पड़ी है वो खाली पड़ी है, जो टूटी हुई वो टूटी पड़ी है, वो जो जिनके फ्लैट्स है, जो फ्लैट ओनर्स है, उन लोग को ये स्कीम का लाभ मिलेगा? 100% मिलेगा। देखिए ये स्कीम जो लाई गई है, ये स्ट्रक्चर के लिए नहीं लाई गई, ये लाई गई है आपका इंस्ट्रूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट जो है, जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, उसको लीगल भाषा में इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हाँ। आप ये जो है डॉक्यूमेंट जो दे रहे हो, जो भी सरकार है, आपकी बिल्डिंग टूट गई है, वहाँ पे है कि नहीं है, वो उससे बॉदर नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ये एक वो रिकवरी ले रहे हैं जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, उसका बेनिफिट आपको आगे जाके किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी से क्या मिलता है, इससे वो चीज़ का कोई सरोकार नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट अगर आप स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हो तो जो ट्रांजैक्शन आपने किया है वो आपका रेगुलराइज हो रहा है, सरकार के पास वो रिकॉर्ड जा रहा है, समझा? यानी कहीं ना कहीं हमें ये स्कीम की, ये योजना जो आई है, स्कीम आई है, अगर हमने इसका बढ़ चढ़ के अगर हमने इसका फ़ायदा लिया तो हमें जीआर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं सर, देखिए जीआर इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सब लोग आगे बढ़ के ये स्कीम का फ़ायदा लें। देखिए जो जीआर आने वाला है सर, वो डॉक्यूमेंट पे नहीं आने वाला है। जीआर कैसे है, जो हमारे बिल्डिंग की इरेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, अभी मैं मेरे ऑफिस पे ले रहा हूँ सर, ये मेरी ऑफिस ग्राउंड+2 है। ये ऑफिस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्राउंड+1 होनी चाहिए थी, मैंने एक माला ज़्यादा बना दिया। तो जो जीआर आने वाला है उसमें मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो मैंने वायलेशन किया था, ठीक है, उसका वो लोग पेनल्टी लेंगे, मतलब मेरा स्ट्रक्चर रेगुलराइज करेंगे। हालांकि ये ऑफिस हमने जैसे नया जीआर आया था 2006 में, मेरे जीजा जी खुद आर्किटेक्ट हैं श्री दिलीप रागानी जी, उनके थ्रू हमने पेपर वर्क करके इसका डी-फॉर्म भी ले लिया, ठीक है। बट आज अगर आप जीआर का इंतजार कर रहे हो, जीआर आ रहा है, तो मेहरबानी करके जीआर का भी बेनिफिट लेना, वो चीज़ का इससे कोई सरोकार नहीं। ये आप अपना डॉक्यूमेंट रेगुलराइज करा रहे हो, जीआर में आप अपना स्ट्रक्चर रेगुलराइज कराओगे। और जीआर में एक और अच्छी बात है सर, वहाँ पे जो लैंड है, लैंड उसका भी वो रेगुलराइजेशन करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली वो जो लैंड है उसका मालिकाना हक वो मेंबर्स को आ जाएगा, जो सोसाइटी का वो डी-फॉर्म लेंगे। क्योंकि अगर सर आपने डी-फॉर्म पढ़ा होगा तो उसमें कॉलम है लैंड ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड आप कितना पे कर रहे हो। आज 15 मेंबर मिलके डी-फॉर्म ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड भर रहे हैं, तो जो ज़मीन है ऑटोमेटिक वो उठकी हो गई, उस पर प्रीवियस किसी बिल्डर या प्रीवियस ओनर का कोई हक वास्ता नहीं अगर वो डी-फॉर्म उसमें आता है। अच्छा जेकी जी, एक चीज़ और क्लियर करूँगा, आजकल ये नोटिस आ रहे हैं म्यूनसिपल के कि आप आओ 2200 रुपया मीटर भरो, अपना फ्लैट रेगुलराइज करो। वो स्कीम टोटल अलग है, ये स्कीम टोटल अलग है। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक गुमराह हो रही है, उनको क्या लग रहा है कि यार हमको 2200 रुपये से डॉक्यूमेंट नहीं, 2200 रुपया मीटर के जो भी आपको पेपर्स आ रहे हैं कॉरपोरेशन से या नोटिस या इंफॉर्मेशन, वो टोटली डिफरेंट स्कीम है। मैं तो उसके लिए भी रिकमेंड करूंगा कि आप उसके लिए भी जाइए, आपका स्ट्रक्चर रेगुलराइज कराइए और वेट नहीं कीजिए। आज मेरे बिल्डिंग में 15 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर बोलते हैं हम करेंगे, 4 बोलते हैं नहीं करेंगे, तो जो 2 मेंबर वो स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके अपने फ्लैट भी रेगुलराइज करवाइए। ऐसे मत सोचिए कि 13 जन नहीं कर रहे हैं। हम देखिए, हम हमारा जो ड्यूज़ है उसके ऊपर ध्यान देंगे। आज ये स्ट्रक्चर अगर हम रेगुलराइज कराएंगे सर, हमें ही बेनिफिट मिलने वाला है, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाले पीढ़ी को मिलने वाला फ्यूचर और शहर को भी मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आज गांधी जी से बात करते, बहुत अच्छी जानकारी हमारे शहरवासियों को मिली। और सभी शहरवासियों से एक निवेदन, अगर जिसको भी अगर ये फॉर्म्स की ज़रूरत हो तो हम उसका PDF बना के रखेंगे अपने फ़ोन में। आपको जिसको भी चाहिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा मैं आपको ये PDF का फॉर्मूला आपको भेज दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।